पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उबाठा का अस्तित्व खत्म होते ही राज ठाकरे बने मसीहा। संजय निरुपम का हमला। संजय राउत मतलब घोटालों के आइकन। मुंबई, उबाठा और मनसे के बीच अचानक पैदा हुआ ये सकारात्मक प्रतिसाद दरअसल एक मजबूरी में पैदा हुआ गठबंधन है, ऐसा कहना है शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम का, जिन्होंने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे राजनीतिक तमाशे की परतें एक एक करके खोली। उन्होंने कहा कि उबाठा गुट का मनसे के लिए अचानक प्रेम उमड़ना कोई नई विचारधारा का संकेत नहीं, बल्कि अस्तित्व की अंतिम सांसें गिन रही पार्टी की बौखलाहट है। उन्होंने याद दिलाया कि यही उबाठा गुट कभी मनसे को भाजपा की बी टीम नहीं बल्कि ढ टीम कहकर मजाक उड़ाता था। मनसे को गुन से यानी गुजरात नवनिर्माण सेना बताकर खुद ही उसका राजनीतिक चरित्र तय कर चुका था। निरुपम ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो कल तक राज ठाकरे को भाजपा का रिमोट कंट्रोल कहते थे और अब उसी रिमोट के साथ कनेक्शन जोड़ने को बेताब है। उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं कि राज ठाकरे तब जागते हैं जब भाजपा को उनकी जरूरत होती है और फिर भाजपा की थाली में जाकर बिल्ली की तरह बैठ जाते हैं। और अब वही लोग जिनका खुद का राजनीतिक भूगोल ही गड़बड़ा गया है, राज ठाकरे को महाराष्ट्र की नई उम्मीद बताने में लगे हैं। जिन्होंने खुद पार्टी छोड़ी, उनके मुंह से गद्दारी की बातें निकलना बहुत बड़ा मजाक है। ऐसी आलोचना भी उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को ध्यान में रखकर की थी। शिवसेना यूबीटी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने भी राज ठाकरे और मनसे के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। आदित्य ठाकरे ने मनसे को समाप्त हुई पार्टी की उपमा दी थी। मनसे टाइम पास पार्टी है, मनसे यानी भाजपा की बी टीम। इस प्रकार की तीखी आलोचना आदित्य ठाकरे ने की थी। संजय निरुपम ने आगे कहा कि वहीं भांडुप का लाउडस्पीकर कहे जाने वाले संजय राउत ने तो राज ठाकरे को भाजपा के नकली हिंदुत्व के जाल में फंसा टाइम पास नेता करार दिया था, लेकिन अब वही लाउडस्पीकर साइलेंट मोड में है क्योंकि अब समीकरण बदल रहे हैं। निरुपम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह वही संजय राउत है जो हर मुद्दे पर ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन अब खुद की पोल खुलती है तो अचानक सुन्न हो जाते हैं। संजय निरुपम ने याद दिलाते हुए कहा कि राउत ने मुझसे सवाल किया था कि तुम्हारा महाराष्ट्र से क्या संबंध, और इसका जवाब देते हुए संजय निरुपम ने कहा कि तो सुन लो संजय राउत जी, मैं कांग्रेस से लोकसभा का सांसद रहा हूं और मेरा पूरा जीवन महाराष्ट्र में बीता है, लेकिन तुम्हारा क्या योगदान है महाराष्ट्र के लिए? तुमने तो महामारी के वक्त गरीबों को दी जाने वाली खिचड़ी में भी घोटाला कर दिया, अपने छोटे भाई और बेटी के नाम पर ठेके लिए और गोरेगांव के मराठी भाषियों को बिल्डर बनकर ठगा, उन्हें बेघर कर दिया और फिर खुद जेल चले गए। संजय निरुपम ने आगे यह भी कहा कि तुम्हारी पहचान है घोटालेबाज की, पैसे खाने वाले नेता की, ना कि किसी विचारधारा के लिए लड़ने वाले की। तुमने शिवसेना को खत्म किया, खुद को शरद पवार और कांग्रेस का दलाल बना लिया और अब महाराष्ट्र का सच्चा हितैषी बनने की एक्टिंग कर रहे हो। यह असली पहचान है संजय राउत की। और उबाठा गुट की वही हालत है जो परीक्षा में फेल होने वाले छात्र की होती है, जो अब टीचर की तारीफ करके पास होने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा सकारात्मक प्रतिसाद दरअसल स्वार्थ का नया नाम है। विचारधारा और मूल्य अब केवल पोस्टर पर रह गए हैं। राजनीति आजकल नियत से नहीं, जरूरत से चलती है और ये पूरा घटनाक्रम उसकी ताजा मिसाल है। उबाठा और मनसे का ये नया समीकरण कोई वैचारिक मेल नहीं बल्कि सियासी सेल्स का डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें ग्राहक तो जनता है लेकिन फायदा केवल नेताओं का है और नुकसान सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता और उपनेता संजय निरुपम ने इस मामले में क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। काल भांडुपचे फुगेने मौलाना संजय राउत ने माझ्याबद्दल एक शब्दचा इस्तेमाल केला होता, तो म्हणजे एक परतफेड आहे। गेल्या आठवड्यात मी पण त्यांच्यासाठी तो खूबसूरत शब्दचा इस्तेमाल केला होता। तर बोलत बोलत त्यांनी एक गोष्टी सांगितल्या की संजय निरुपमच्या महाराष्ट्राचे काय संबंध। माझा अर्धा आयुष्य इकडे निघालेला आहे, शिवसेनेचे खासदार म्हणून, लोकसभेने काँग्रेसचे खासदार म्हणून महाराष्ट्रासाठीच काम केले। पण तुमचा जे संबंध आहे महाराष्ट्राशी, त्या संबंधाचा काय उपयोग? तुमच्या महाराष्ट्राचे संबंध आहे, पण तुम्ही खिचडी घोटाळ्यामध्ये सामील।
कोविडच्या दरम्यान जेव्हा गोरगरिबांसाठी महानगरपालिकातर्फे मोफत खिचडीच्या वाटप चालू होता, त्याच्यामध्ये तुम्ही घोटाळा केला आणि तुमचे लहान भाऊ आणि मुलीचे नावाने दलाली घेतला, असा संबंध आहे तुमच्या महाराष्ट्रात. तुम्ही गोरेगावमध्ये जो मध्यमवर्गीय मराठी समाजचे लोक राहतात, तिकडे पत्राचारमध्ये बिल्डर बरोबर घोटाळा केला आणि तुरुंगात गेला. हा तुमच्या महाराष्ट्राचा संबंध आहे. महाराष्ट्रासाठी काहीही केलं नाही तुम्ही. संजय राऊत म्हणजे फक्त घोटाळा करणारा माणूस, पैसे खाणारा माणूस आणि उगाच लोकांना दमदाटी देणारा माणूस. पण संजय राऊत म्हणजे आहे कोण? तो सध्या काँग्रेसचा दलाल आहे. काँग्रेसची दलाली करतो. पूर्वी तो शरद पवारचा दलाल होता. शरद पवारची दलाली, काँग्रेसची दलाली करताना त्यांनी संपूर्ण पक्ष संपवलेला आहे. असा एक दलाल माणूस माझ्याबद्दल अपशब्द बोलतो, त्याची लायकी नाही. काल त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये जो सध्या चालू आहे महाराष्ट्रात, मनसे आणि उबाठाच्या काहीतरी एकमेकांबरोबर त्यांनी युती करायची आहे असा साथ आणि प्रतिसाद जो नाटक चालू आहे, ते नाटकवर हिंदीमध्ये आम्ही सांगतो फुदक कर, एकदम फुदक करते बोलत होते. मी त्यांना सांगू इच्छितो की ज्या मनसेबरोबर एवढा उत्साहित आहात तुम्ही, त्या मनसेबद्दल तुमचे पक्षाची नेते मंडळीने कधी कधी काय काय बोलतात तुम्हाला आठवण आहे का? की विसरला तुम्ही? एकदा आदित्य ठाकरे काय बोलले ऐका. आदित्य ठाकरे बोलत आहे की मी संपलेल्या पक्षावर उत्तर देत नाही. असा संपलेला पक्षाबरोबर तुम्ही युती करणार का? असा संपलेल्या पक्षाबरोबर तुम्ही युती करण्याची इच्छा घेता तुम्ही? हा काय संपलेल्या पक्षावर मी बोलत नाही. आदित्य ठाकरेची मनसेवर टीका आणि त्याच्यासाठी ते पुस्तक होते काल. संपलेल्या पक्षाला मी उत्तर देत नाही, आदित्य ठाकरेचा राग बोला, असं आदित्य ठाकरेंनी कधी कधी काय काय बोलला उद्धव ठाकरे. एकदा बोलले आदित्य ठाकरे मनसेबद्दल की मनसे टाइमपास पार्टी आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये मनसेला टाइमपास असे संबोधले आणि सांगितले की हे नेहमीची निवडणुकीच्या वेळेस सक्रिय होता, पण अन्य वेळेस काही करत नाही. असा पक्षाबरोबर जो टाइमपास पक्ष आहे, त्यांचे नेते मंडळी सांगतात त्यांच्याबरोबर ते युती करण्यासाठी एकदम उदकत आहे. 2022 मार्च मध्ये आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं की मनसे म्हणजे भाजपची बी टीम. आदित्य ठाकरे मनसेवर टीका करत मनसे म्हणजे भाजपची बी टीम आहे. या पक्षाचा अजेंडा पूर्णपणे भाजपच्याही साऱ्यावर चालतो. असा पक्षाबरोबर युती करण्यासाठी उबाठामध्ये सध्या खूप उत्साह दिसत आहे. एप्रिल 2023 मध्ये तोच आदित्य ठाकरेंनी मनसेबद्दल काय सांगितलं?
मनसेचं धोरण स्पष्ट नाही, कधी काय करतील हे सांगता येत नाही, मनसेवर याला विश्वासच नाही आणि या मनसेबरोबर ते युती करण्याची इच्छा दाखवत. मे 2023 मध्ये आदित्य ठाकरे सांगितलं मनसे फक्त धोकारे होण्याचा काम करते. समृद्धीचा फोडते. आदित्य ठाकरे आणि मनसेच्या विरोधात ते म्हणाले मनसे फक्त गोंधळ घालते आणि भोकारे होण्याचे काम करते. त्यांना राजकीय विकासात काहीही योगदान नाही असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं होतं मनसेबद्दल. ज्यांच्या बरोबर उबाठा युती करण्यासाठी उत्साहित आहे आणि सर्वात जास्त उत्साही भांडूपचा भोगा आहे संजय राऊत आहे. काल त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उत्तर बघितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी काय काय सांगितलं राज ठाकरे बद्दल. सर्वात जास्त उत्साही भांडूपचा भोगा आहे संजय राऊत आहे. काल त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये उत्तर बघितलं होतं. उद्धव ठाकरेंनी काय काय सांगितलं राज ठाकरे बद्दल आणि मनसेबद्दल. आदित्य ठाकरे सांगितलं हे बी टीम आहे भाजप. उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं हा टीम आहे. एप्रिल 2022 मध्ये ए बी सी डी आणि ढा टीम आहे. उद्धव ठाकरे आणि मनसेवर टीका करत म्हटलं होतं की मनसे आता भाजपची बी टीम सुद्धा राहिलेली नाही, ती डी टीम झालेली, ढा टीम झालेली आहे. पुढे काय सांगितलं उद्धव ठाकरे. मनसे म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं की हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाही, हा गुणसे आहे, म्हणजे गुजरात नवनिर्माण सेना आहे. ज्या पक्षाच्या नामकरण तुम्ही गुणसे केला आणि ज्या पक्षावर आरोप ठेवला की या गुजरातच्या विकासासाठी काम करता, त्या पक्षाबरोबर युती करण्याची जो तुमची एक गरज आहे, इच्छा व्यक्त करत आहात तुम्ही, म्हणजे एवढा काय लाचारी आहे आम्हाला समजत नाही. राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं मे 2024 मध्ये राज ठाकरे हे भाडोत्री वक्तव्य करतात. जेव्हा जेव्हा भाजपला गरज असते तेव्हा ते अचानक जागे होतात आणि टाटा खालच्या मांजर आहे, ते टाटा खालच्या मांजर आहे. भाडोत्री आणि टाटा खालच्या मांजर राज ठाकरेंनी सांगितलं. कोणी? उद्धव ठाकरे. 2024 नोव्हेंबर मध्ये बहुतेक राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेला संबोधित उद्देशून सांगितलं होतं की तो गद्दार. उद्धव ठाकरेंनी काय जबाब दिला? राज ठाकरे आणि उद्धव यांना गद्दार म्हटल्यावर उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिला, जे स्वतः पक्ष सोडून गेले आणि नवीन पक्ष स्थापन केला त्यांनी गद्दारीवर भाष्य करायचं म्हणजे विनोद वाटतो. असा राज ठाकरे आणि मनसेबद्दल आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यात. स्वतः संजय राऊत जे एवढे उत्साहित आहे त्याने कधी कधी काय काय बोलला मनसेबद्दल, हा पण तुमच्या समोर मी आणू इच्छितो. एप्रिल 2022 मध्ये संजय राऊतने सांगितलं की राज ठाकरे भाजपच्या जाळ्यात अडकले आहे. संजय राऊत यांनी राज ठाकरे यांच्यावर टीका करत म्हटले की राज ठाकरे भाजपच्या नकली हिंदुत्वाच्या जाळ्यात अडकले आहे. राज ठाकरेंनी भाजपशी असलेल्या समीकरणामुळे खूपच अस्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ज्यांची भूमिका अस्पष्ट आहे, जो भाजपच्या जाळ्यात अडकलेले आहे, त्यांच्या बरोबर युती करण्याचा उत्साह संजय राऊत दाखवत आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये त्यांनी सांगितलं राज ठाकरे हे मराठी स्वाभिमानाचा शत्रूच्या पंक्तीत सामील झालेले आहे. ज्यांनी काँग्रेस बरोबर युती केला, जे मुस्लिम मतासाठी गुडघे टेकलेले आहे, जे वक्फ कायद्याच्या विरोधात जाऊन मुल्ला मौलवीच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, ते मराठी माणसाच्या बरोबर उभे आहेत, ते महाराष्ट्राच्या हिताच्या बरोबर उभे आहेत असं ते क्लेम करतात. आणि जे आमच्या बरोबर उभे झाले कधी कधी त्यांना सांगतात की ते मराठी स्वाभिमान
नाही झालेला आहे. पण अशा व्यक्तीबरोबर तुम्ही युती करण्याची इच्छा व्यक्त करत आहात, तुमचा फैसला आहे, तुमचा निर्णय आहे. मे 2023 मध्ये संजय राऊतनी काय सांगितलं, राज ठाकरे हे फक्त टाइमपास राजकारण करतात. संजय राऊतने राज ठाकरे यांना टाइमपास राजकारणी म्हणून संबोधले. ते म्हणाले राज ठाकरे निवडणुकीच्या काळात सक्रिय होतात आणि ते शांत असतात. अशा राज ठाकरे चा विरोध करणारे उबाठाचे लोक आज त्यांच्या असा दुर्दैव झालेला आहे, अशी एक लज्जास्पद परिस्थिती झाली आहे की ज्यांच्या विरोधात ते सगळे बोलत होते, ज्यांच्यावर त्यांच्यामध्ये कोणाचाही विश्वास नव्हता, त्या सगळे राज ठाकरे बरोबर युती करण्यासाठी एकदम फुदकत आहे, उत्साहित आहे. म्हणजे उबाठा एक संपलेला पक्ष आहे. उबाठाचा जनाधार एकदम कमी झालेला आहे. कधी ते काँग्रेसचे बरोबर युती करून उभे राहण्याचा प्रयत्न करतात, कधी ते मुस्लिम मताचा तडजोड करून मुस्लिम मताची तडजोड करून उभे राहण्याचे प्रयत्न करतात. आता कोणी त्यांच्या बरोबर नाही तर ते मनसे मी 1-2 दिवसापूर्वी सांगितलं होता. आज बस एवढा आहे, एवढा. हिंदीमध्ये मराठीत हा 2 प्रश्न आहेत. एक जे विलेपार्लेमध्ये जैन मंदिर तोड कारवाई झाली, तर मुंबई म्युनिसिपल इंजिनियर असोसिएशन संघटना आहे, ती संघटनाने महापालिका आयुक्त आणि राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे की कारवाई जी आहे ते न्यायालयाच्या आदेशावरून झालेली आहे, तर जे वॉर्ड ऑफिसर आहे त्याच्यावर कारवाई का, त्याच्यावर असं का करणार? समजा न्यायालयाचा आदेश आहे तरीही एवढा टोक्याचा निर्णय किंवा कारवाई करण्यापूर्वी शासनामध्ये जो बसलेले मोठे अधिकारी आणि मंत्रीगण आहेत त्यांच्या विभागाचे, त्यांना विश्वासात घेतला पाहिजे होता, मला असं वाटतं. कारण जैन मंदिर म्हणजे एक भावनिक प्रश्न आहे, आस्थाचा प्रश्न आहे. समजा न्यायालयाचा आदेश होता तरीही एवढा घाई करण्याची काय गरज होती, आम्हाला असं समजत नाही. एक दिवस न्यायालयाचा आदेश येतो आणि दुसऱ्या दिवशी ते एवढा फास्ट ऍक्शन घेतात. यासाठी जैन समाज भडकलेला होता. जैन समाजमध्ये खूप गुस्सा होता, राग होती आणि त्याला प्रतिसाद देऊन शासनाने जो तंबी दिलेली आहे, जो बीएमसीचे अधिकारी आहे, तो एकदम न्यायोचित आहे. जो इंजिनियर डिपार्टमेंटचे लोक काय काय करतात, कुठे कुठे सुपारी घेऊन कोणाकोणाच्या घर तोडतात, दुकान तोडतात, हे सगळ्यांना माहित आहे. तो असा तुम्ही ड्रामा आता करू नका. तुम्ही चूक केलेला आहात आणि याची जो शिक्षा आहे तो भोगायला तयार आहे. सर, एक दुसरा विषय आहे की अजित पवार यांनी सांगितलं आहे की शेतकऱ्यांचा जे 1 रुपयात पीक विमा योजना होता अनेकांनी चुना लावला, म्हणून चुना लावल्यामुळे योजना अडचणीत आली, असं अजित पवार सांगतात. मला माहित नाही या विषयावर, पण बहुतेक जेव्हा उबाठावाले उद्धव ठाकरेजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्या पीक योजनावर खूप जोर देत होते आणि तो जोर देण्याच्या मागे काहीतरी त्यांचा हेतू होता का? हेतू म्हणजे काहीतरी वेस्टेड इंटरेस्ट होता का मला माहित नाही. याच्यावर इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि चौकशी झाल्यानंतर समजेल की याच्यामध्ये कोणी कोणी घोळ केला, झोल केला आणि कोणाने कोणाची किती दलाली घेतली, ज्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवर एक अनुचित प्रभाव पडलेला आहे. ज्या योजनाचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे होता त्या योजनाचा लाभ त्याला आता भेटत नाही, असं आमचे वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब दादा सांगत आहेत. कल भांडुप के भोगे मौलाना संजय राउत ने मेरे लिए
एक अपशब्द का इस्तेमाल किया। एक हफ्ता पहले मैंने भी उनके लिए वही शब्द का इस्तेमाल किया था, मतलब उन्होंने वापस मुझ तक भेजा। लेकिन ऐसे संजय राउत कौन है, क्या है, यह बताना और समझना भी जरूरी है। उन्होंने कह दिया कि संजय निरुपम का महाराष्ट्र से क्या संबंध है। जो उनके खिलाफ है उसका महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं। मेरी आधी जिंदगी महाराष्ट्र में गुजर गई। शिवसेना के खासदार के नाते, फिर उत्तर मुंबई के खासदार के नाते लगातार महाराष्ट्र की सेवा करता रहा हूं मैं। फिर भी अगर आपका महाराष्ट्र से बहुत बड़ा संबंध है तो उसका फायदा महाराष्ट्र को क्या मिला? आपका महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा संबंध है तो आपने क्या किया? खिचड़ी घोटाला किया। कोविड के जमाने में गरीब मजदूरों के लिए, जो गरीब प्रवासी मजदूर थे उनको मदद करने के लिए महानगरपालिका की तरफ से मुफ्त खिचड़ी बांटने का कार्यक्रम था, खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम था। रोज शाम को उन गरीबों को खिचड़ी खिलाते थे। उन गरीबों की खिचड़ी में आपने दलाली खाई और दलाली खाने के लिए आपने अपने छोटे भाई और बेटी के नाम पे बैंक अकाउंट में दलाली ली। इससे पहले मैं पूरा बैंक अकाउंट नंबर वगैरह कितने पैसे कहां गए सब रिलीज कर चुका हूं। बोलेंगे तो फिर से रिलीज कर दूंगा। तो जो खिचड़ी घोटाला करने वाले लोग हैं उनका महाराष्ट्र से संबंध तो है, लेकिन इस संबंध का फायदा महाराष्ट्र को नहीं, उनको है, उनके परिवार को है, उनके कुटुंब को है। यही संजय राउत जिनका महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा संबंध है, वो पत्राचार घोटाले में जेल जाते हैं, अर्थन जेल जाते हैं। पत्राचार कौन सा क्षेत्र है, कौन सी सोसाइटी है? वो मध्यम वर्गीय मराठी समाज के लोग महाडा की जिन बिल्डिंगों में, फ्लैटों में रहते हैं, उसे रीडेवलपमेंट के नाम पर कुछ बिल्डरों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन बिल्डरों से मिलकर के दलाली खाई और उसकी सजा भोगते हुए वो अर्थन और जेल गए, अभी भी बेल पर है। ऐसे व्यक्ति का महाराष्ट्र से संबंध है, लेकिन इस संबंध का उपयोग महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में बहुत गरीब जनता को नहीं है। ये लुटारू लोग हैं, लुटेरे हैं। महाराष्ट्र से संबंध होने का दम्भ करते हुए और कुछ नहीं, गोर गरीब के हकों का, गरीब लोगों के हक को लूटते रहे। ऐसे हैं संजय राउत, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के दलाल। पहले शरद पवार जी की दलाली करते, जब बाला साहब जी थे तब भी इन पे अक्सर शक किया करते थे कि माझा माणूस आहे कि शरद पवारचा माणूस है, मेरा आदमी है कि शरद पवार का। ऐसे शरद पवार की दलाली करते करते कांग्रेस की दलाली करने लगे और कांग्रेस की दलाली करते करते अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी। आज हालात ये है कि उनकी पार्टी उबाठा और उनके नेता उद्धव ठाकरे, जो अपने राजकीय राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते, कभी मुस्लिम मतों के लिए लाचार होकर चुनाव लड़ते हैं ताकि बच जाए, कभी जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी हैं उनके साथ प्रचार में हिस्सा लेते हैं ताकि 4 वोट मिल जाए और पार्टी बच जाए। ऐसे उद्धव ठाकरे जी ने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए मनसे के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा। और जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने प्रस्ताव रखा उस दिन से संजय राउत कुछ ज्यादा ही फुटक रहे हैं, पूरे जोश और उत्साह में है। क्या वक्त में हमारी पार्टी को संजीवनी मिलने वाली है क्योंकि मनसे के साथ अलायंस होने वाला है। और ऐसे संजय राउत को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के नेता मंडली मनसे के बारे में और राज ठाकरे के बारे में क्या कहा करते थे, जरा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये आदित्य ठाकरे का वीडियो है, जो उनके पार्टी के युवा नेता है।
ये कह रहे हैं कि मनसे एक संपलेला पक्ष है, मनसे खत्म हो चुका पक्ष है, स्टंटबाजी करने वाला पक्ष है। सुन लीजिए, संपलेला पक्ष में कहीं बोलत नहीं, मतलब जो खत्म हो चुकी पार्टी है उसमें मैं कुछ बोलता नहीं। ऐसे खत्म हो चुकी पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, आपको मुबारक हो। ऐसे आदित्य ठाकरे ने अक्टूबर 2023 में कहा कि मनसे टाइम पास पार्टी है। ऐसे टाइम पास पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए खुदक रहे संजय राउत। आदित्य ठाकरे ने मनसे को टाइम पास पार्टी संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे सक्रिय होते, ऐसे पार्टी से हाथ मिलाने के लिए बेचैन हुए। मार्च 2022 में आदित्य ठाकरे ने मनसे को कहा कि बीजेपी की बी टीम है। ऐसे बीजेपी के बी टीम के साथ उबाटा वाले गठबंधन करना चाहते हैं, मुबारक हो आपको। अप्रैल 2023 में आदित्य ठाकरे ने कहा कि मनसेचा धोरण स्पष्ट नाही, कधी काय बोलतील सांगता येत नाही, मतलब मनसे की जो भूमिका है, नीति है, स्पष्ट नहीं है, कब क्या बोलेंगे पता नहीं। ऐसे अनिश्चय में झूठती हुई पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए उबाटा वाले बेचैन है, संजय राउत खुदक रहे हैं। मनसे सिर्फ गोंधल घाट दे, मतलब सिर्फ एक उत्पाद बचाने वाला कि मनसे का सही नाम गुण से होना चाहिए। लोगों ने पूछा क्यों भाई? तो ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं, गुजरात नवनिर्माण सेना है। तो जो पार्टी गुजरात के विकास और कल्याण के लिए काम कर रही है, उसके साथ अलायंस करके उबाटा वाले कौन सा महाराष्ट्र का हित साधने वाले हैं, ये सवाल है। आगे जाकर बोला कि भाड़ोतरी पार्टी है। मई 2024 में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये भाड़ोतरी पार्टी है, मैंने किराए की पार्टी है, कोई भी आदमी को हायर कर सकता है। ऐसा हायर किए जाने वाले पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी अलायंस करके क्या हासिल करना चाहती है, ये एक प्रश्न है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बोला था कि ये गद्दार है, तो बाला साहब के विचारों के साथ उन्हें गद्दारी, उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, ऐसा कहा राज ठाकरे ने, कहा उद्धव ठाकरे गद्दार है। आगे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो अपना पार्टी छोड़ के नई पार्टी की स्थापना करता है, वो गद्दारी पर कोई किसी तरह का भाष्य न करे, क्योंकि हमको व्यंग लगता है, विरोध लगता है, मजाक लगता है। उद्धव ठाकरे जी का शॉर्ट फॉर्म है यूटी। एक बार हमारे एकनाथ राव शिंदे साहब ने कहा था यूटी म्हणजे यूज एंड थ्रो। यूटी का मतलब यूज एंड थ्रो, और ये उद्धव ठाकरे जी का चरित्र है, वो यूज करते हैं फेंक देते हैं। लेकिन इन बयानों के बाद ऐसा लगता है कि अब यूटी का फुल फॉर्म होना चाहिए यू टर्न। तो क्या उद्धव ठाकरे अपने बयानों को पीछे लेकर के यू टर्न लेते हुए मनसे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? ये उनका फैसला है। लेकिन जिस मनसे से गठबंधन के नाम पे संजय राउत उतर रहे हैं, ऐसे संजय राउत ने भी क्या क्या कहा था कि राज ठाकरे भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं। तो जो राज ठाकरे भाजपा के जाल में फंसे, उनसे अलायंस करके आपको कौन सा महाराष्ट्र सीट साधने का मौका मिलने वाला है? जरा बताइए महाराष्ट्र को। राज ठाकरे मराठी स्वाभिमान के शत्रुओं के साथ बैठे हैं। कौन मराठी स्वाभिमान के शत्रु? बीजेपी, हमारी शिवसेना। मतलब जो आपके खिलाफ मराठी स्वाभिमान का शत्रु, तुम कब से मराठी स्वाभिमान का प्रतीक हो गए भाई? उबाटा वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे मराठी स्वाभिमान के प्रतीक कैसे हो गए? किसने बनाया उनको? आज महायुति की सरकार पूरे महाराष्ट्र के विकास का काम कर रही है। महाराष्ट्र के गोर गरीब जनता, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, महिलाएं हैं, लाडली बहनें हैं, सबके स्वाभिमान का प्रतीक बन के काम कर रही है महायुति। लेकिन राज ठाकरे पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि मराठी स्वाभिमान के जो प्रतीक है उनके खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ बैठे। तो क्या ऐसे राज ठाकरे के साथ आप अलायंस करने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं? मई 2023 में संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे एक टाइम पास राजकारणी है, मतलब टाइम पास राजनेता है। तो ऐसे
दिख रहा है कि एक पार्टी का ये दुर्भाग्य है और उसकी शर्मनाक स्थिति है कि आज उनके पास अब कोई नहीं रहा, जो है वो सब निपट गए। शरद पवार की पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है, कांग्रेस पार्टी एकदम बर्बादी के कगार पर है। अब उनको लगता है कि अगर अपनी उबाठा को फिर से रिवाइव करना है तो किसी और पार्टी के समर्थन और उसके सहयोग की आवश्यकता है, और इसलिए उबाठा वाले राज ठाकरे से अलायंस करने के लिए बेचैन है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, इस बारे में परसों में बोल चुका हूं, सेम चीज रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह उद्धव ठाकरे और उबाठा, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा, पूरे महाराष्ट्र को बताना पड़ेगा, जो राज ठाकरे की पार्टी खत्म हो चुकी है, जो बीजेपी की डी टीम है, जो टाइम पास राजकारणी है, टाइम पास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अलायंस करके महाराष्ट्र का कौन सा हित उद्धव ठाकरे और उबाठा साधने वाली है, इसका जवाब पूरे महाराष्ट्र को चाहिए। सर, तो सवाल इससे वक्फ मुद्दे पर किरण रिजिजू मुंबई आए हुए हैं और एक वक्फ को लेकर पसमानदा मुस्लिम पिछड़े मुसलमानों को लेकर बीजेपी एक पाठशाला चला रही है, अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। किरण रिजिजू उसका उद्घाटन शुरुआत करें मुंबई से। इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता है, क्योंकि जो वक्फ कानून है वह देश के सामान्य मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जो गरीब, कमजोर और पिछड़े मुसलमान हैं उनको इस कानून से, नए कानून से बहुत लाभ मिल सकता है। और ऐसे में जब मुल्ला मौलाना, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उबाठा जैसी पार्टियां इस समय वक्फ कानूनों के खिलाफ दंगा भड़काने का दौर चला रही है, तब ऐसे गरीब मुसलमानों के बीच जाकर के यह बताना आवश्यक है कि इस कानून से अंततः आपके परिवार की जो बेवाएं हैं उनको फायदा होगा, आपके घर के जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में फायदा होगा, उनकी तालीम में फायदा होगा, उनकी नौकरी मिलेगी, उनके व्यवसाय में फायदा होगा। और जिस वक्त से कम 12,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का रेवेन्यू कमाई हो सकती थी, ऐसा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, उस वक्त कानून को, उस वक्त बोर्ड को, उसके कामकाज को अपने फायदे के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे सावधान करने का ये पूरा अभियान है। और जिसमें वक्फ बोर्ड में दखलंदाजी नहीं है, वक्फ बोर्ड से किसी मस्जिद या दरगाह को लूटने या खींचने या खसूटने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल जो वक्फ बोर्ड में लूट हो रही थी, उस लूट को खत्म करने और उसके पूरे कामकाज को पारदर्शी और अच्छे ढंग से चलाने के लिए व्यवस्था की गई। यह बताने के लिए जो गरीब मुसलमान है, सामान्य मुसलमान है, उनके बीच जो अभियान चल रहा है वो स्वागत योग्य है। सर, विपक्ष वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार भड़का रहा है, लेकिन नेशनल हेराल्ड पर चुप्पी क्यों साधी है? विपक्ष बार बार वक्फ बोर्ड को लेकर भड़का रहा है देशों को, और लेकिन इस पर क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के सभी पार्टियां तेरी भी चुप और मेरी भी चुप इस नीति में विश्वास करते हैं। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्मारक है। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो वसूली का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हम लोगों को भी शामिल किया गया था, हमको भी बोला गया था वसूल करने के लिए, हमने दिया भी था। ऐसे नेशनल हेराल्ड की छानबीन, उसके वसूली की छानबीन और जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी छानबीन ईडी कर रही है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े हैं सभी बेल पे हैं, जमानत पे हैं, और मैं चाहता हूं कि यह निर्णायक दौर बने पूरी जांच का। और कांग्रेस वालों ने जो इसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है उसकी सजा उनको अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले इस पूरे घोटाले को बचाने के लिए देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, हम पर अन्याय होगा। अन्याय आपने जो लूट किया ना वो था, और उस लूट के खिलाफ यह न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। और ऐसे लूट के ऊपर विपक्ष के बाकी जो
साधे हुए हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी रूप में शामिल रहे। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठन के लोग लामबंद हो रहे हैं, मुस्लिम सांसद भी एकजुट हो रहे हैं और इस बैठक में शामिल हो गए जो कि वक्फ बिल के खिलाफ है। तो किस तरह से देखते हैं सूचना से? मुझे नहीं लगता कि वक्फ कानूनों के खिलाफ मुर्शिदाबाद जैसी स्थितियां पैदा करने की किसी प्रकार की जरूरत है। अगर दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमान वक्फ के नाम पर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे निपटने के लिए, सख्ती से निपटने के लिए मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा, तमाम राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि पुलिस दल का भरपूर उपयोग करिए और ऐसे दंगाइयों का खात्मा करिए, क्योंकि यह जो इनका अभियान है देश की संसदीय परंपरा को कलंकित करने का अभियान है, देश में जो जनतांत्रिक परंपरा है उसको नष्ट करने का अभियान है, और देश में जो गरीब लोग हैं उनको विकास करने का जो नया मौका दिया जा रहा है उस मौके को नष्ट करने का अभियान है। तो वक्फ की आड़ में, हिंदुस्तान में आग लगाने की जो कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट वालों के और ममता बनर्जी के इशारे पर मुसलमान और खासकर दंगाई मुसलमान कर रहे हैं, उन मुसलमानों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है। सर, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सऊदीया के दौरे पर है, उनकी दोस्ती कैसी है? नरेंद्र मोदी सऊदीया गए हुए हैं जहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ और एक प्रकार मित्रता की तरफ से देखा जा रहा है गल्फ देशों में। किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे को? यह भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसका स्वर्णिम दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो भारत के साथ रिश्ता बनाने के लिए लालायित दिखती है, और जब जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे होते हैं तो उन देशों में रहने वाले लोग, भारतीय हो या वहां के स्थानीय लोग हैं, मोदी जी का स्वागत करने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ बाहर निकलते हैं। यह महज मोदी जी का सम्मान नहीं, पूरे भारतवर्ष का सम्मान है, भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और इस सम्मान करने के लिए सऊदी अरब के नागरिकों को, वहां की सरकार को और वहां के तमाम नीति नियामकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संजय राउत का आरोप है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि ममता बनर्जी को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये संजय राउत जैसा बेवकूफ व्यक्ति ही इस प्रकार की बात कर सकता है। सच ये है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़की उसको भड़कने देने में वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और दंगाइयों को खुली छूट दे दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर जबरदस्त हमले हुए, उनकी किलिंग हुई, उनकी हत्या की गई और उन हिंदुओं को मुर्शिदाबाद छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। और यह सब तब तक चलता रहा जब तक राज्य सरकार की पुलिस वहां पर कमांड कर रही थी। मतलब पुलिस ने यह सब कुछ होने दिया, और वो पुलिस जो कि ममता बनर्जी के नियंत्रण में है, जैसे ही केंद्र सरकार की ताकतें वहां पर उतरती हैं, फोर्सेस उतरती हैं, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे वाले और सीआरपीएफ के जवान जब उतरते हैं, तब जाके मुर्शिदाबाद में शांति स्थापित होती है। आज मुर्शिदाबाद शांत है, लेकिन मुर्शिदाबाद में आग लगाने और हिंदुओं को घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर करने वाला अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी। उनके पूरे क्रियाकलाप के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट बना दी है, वह रिपोर्ट संभवतः भेज दी गई है। अब उस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार को संविधान के दायरे में रहकर निर्णय लेना है। अगर सचमुच राज्य सरकार फेल हो गई है और वहां 356 लगाने की जरूरत महसूस होता है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरह से कि उत्तर यहाँ से महाराष्ट्र से उद्धव गुट की सरकार चली गई, अब आने वाला समय में महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, जिसके लेकर के मनसे से गठबंधन किया वाटा,
अब इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है चुनाव में? निश्चित तौर पर महानगर पालिका चुनाव में जब उद्धव गठ और मनसे का गठबंधन होगा